हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुस्लिम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट का एक टॉपिक है। इसके बारे में हमको एक एक पॉइंट्स को जानना होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मुस्लिम एजुकेशन इस्लाम धर्म के अंदर आता है और जो शिक्षा का दर्शन है उसमें हमें जो देवी ज्ञान वेदांत और ये सांख्य के साथ साथ इस्लाम भी पढ़ना है। इस्लाम दर्शन में क्या होता है, इस्लाम का फिलॉसफी जो है वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे बहुत ज्यादा बल देता है। बहुत इट पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। इसमें ये उनका कहना है कि कुरान की शुरुआत की जाती है तो ईश्वर की प्रार्थना से की जाती है, जिसमें देखे कि सही मार्ग पर चले, राइट पाथ पे चलने के लिए डिमांड किया जाता है। तो इसमें इस्लाम धर्म में दर्शन और परंपरा में शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज मेन फॉर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इस्लाम एजुकेशन या इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास होता है। तो एम्स ऑफ इस्लाम एजुकेशन इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति और स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद वोकेशनल, इकोनॉमिक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। एंड दे बिलीव इन वन गॉड, सो वन एक ईश्वर। तो इस्लाम धर्म में जो शिक्षा का जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसमें हम देखेंगे। इस कुरान में लिखा हुआ है कि शिक्षा वह एजुकेशन इज दैट नॉलेज, उसमें क्या है कि जिसमें पढ़ने, सीखने और धारण करने तथा व्यवहार में लाने का समन्वित प्रयास है। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड acquiring and using in practice is education। तो एजुकेशन तो किताबी चीज नहीं है, इसमें है कि शिक्षा जो भी है वो पढ़ना, लिखना, धारण करना और व्यवहार में दिखाना। तो मुस्लिम एजुकेशन का हम एम्स देखेंगे। तो एम क्या है? पहला एम ऑफ एजुकेशन मुस्लिम पीरियड या मुस्लिम एजुकेशन, इस्लाम एजुकेशन का एम है पहला कि spread of religion among Muslims because they thought that knowledge is the only way of salvation। उनका पहला एम था कि मुस्लिम के बीच एजुकेशन को स्प्रेड करना, रिलीजन को स्प्रेड करना। उनका मानना था कि रिलीजन और उसका नॉलेज ही एक ओनली वे टू गेट साल्वेशन, मतलब मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? नॉलेज। They thought that only knowledge can help a person to distinguish between right and wrong। उनका मानना था कि नॉलेज या ज्ञान ही सही और गलत में अंतर स्पष्ट करने में हेल्प करता है या किसी भी मनुष्य की सोच को ये मतलब इसके काबिल बनाता है कि क्या सही है या क्या गलत है। उसे अपने एक्शंस में ध्यान देने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। उनका मानना था they thought that it is better to educate one's children than giving alms। किसी को भिक्षा देने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दें, शिक्षित करें। तो एजुकेशन का वहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था, बच्चों की शिक्षा के लिए वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और उसके बाद उनका कहना था कि स्टूडेंट्स पेंस इन इज, मतलब सोचिए आप सुनिए, स्टूडेंट्स पेंस इन इज बेटर देन मार्टर्स ब्लड। कोई शहीद होकर अपना खून बहा के शहीद होता है, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि छात्र के कलम का इंक, मतलब शहीद के खून से ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया, नॉलेज को दिया, क्योंकि वो पेन को, इनको ब्लड से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? Aim of education, Islamic education was spread of Islam। Muslims thought that spread of religion as their pious duty। इस्लाम का प्रसार करना उनका कर्तव्य था। It was their duty। Spread of Muslim culture। तो जब आप रिलीजन करेंगे, स्प्रेड करेंगे तो कल्चर भी अपने आप स्प्रेड होगा।
इंक्लूजन ऑफ डिस्टिंक्ट मोरालिटी, मोरालिटी का विकास करना, नैतिकता का विकास करना इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण, अचीवमेंट ऑफ वर्ल्ड प्लेजर, दे हैव नो फेथ इन गीवर, इस्लामिक एजुकेशन भी वर्ड पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो वर्ल्ड प्लेजर को एंजॉय करना चाहते हैं। वहां पर ये चीज नहीं है कि अगले जन्म में इसका फल भुगतना होगा या रीबर्थ होगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। Therefore they believed in enjoying all comforts and wealth, इसलिए वो इसी जीवन में सारे कंफर्ट्स और वेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं या करना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? इट वॉज द पैट्रोनियल ऑफ रूलर्स, मुस्लिम शासक थे, देश में मुस्लिम शासन था, तो वहां पर शिक्षा जो थी वो रूलर्स का पैट्रोनेज होता था, वो उनकी जिम्मेदारी होती थी। सिंस एक्वायरिंग नॉलेज वाज रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये शिक्षा प्राप्त करना धार्मिक कर्तव्य था, इसलिए द रूलर्स हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसलिए जो शासक होते थे वो एजुकेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करते थे। दे बिल्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, उस समय उन्होंने शासकों ने, राजाओं ने एजुकेशनल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज और संस्थानों का निर्माण किया। दे एंडोर्ड देम विथ फंड्स, और उन्हें फंड दिया। द रूलर्स पैट्रोनाइज द नीड ऑफ लर्निंग, मतलब जो लोग ज्ञानी थे उनको पैट्रोनाइज किया और उन्हें संस्था में स्थापित किया। देयर वाज टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दो तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कैसा था, अब हम उसके बारे में जानते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन सेंटर क्या होता था? प्राइमरी एजुकेशन का मेन सेंटर फॉर प्राइमरी एजुकेशन वाज मकतब। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मकतब वाज एन एलिमेंट्री स्कूल व्हिच वाज यूजुअली अटैच्ड टू अ मॉस्क, जो एक मस्जिद से जुड़ा होता था। मकतब जो होता था वो मस्जिद से जुड़ा होता था और वहां प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी। मकतब इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड कुतब, which means writing. Kutab means writing. So maktab is a word which is derived from Arabic word है maktab, जिसका मतलब होता है लिखना। Thus it was a place where writing was taught और it was a place of books. So maktab क्या है? जहाँ पर writing सिखाया जाता है या किताबों का एक जगह है जहाँ पर किताबें होती हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, ये शिक्षा का एक स्थान होता है। टीचिंग वाज डन बाय मौलवी और मौलाना, मस्जिद से जुड़ा होता था मकतब, इसलिए मौलवी या मौलाना शिक्षा देते थे। हियर ओनली मुस्लिम चिल्ड्रन वर टॉट, मकतब में केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ सकते थे। एंट्रेंस टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में प्रवेश की क्या विधि थी? इन मुस्लिम पीरियड चाइल्ड एजुकेशन वाज स्टार्टेड आफ्टर रिचुअल नेम्ड बिस्मिल्लाह खानी। एक रिचुअल होता था, एक रिचुअल को कह सकते हैं, एक फंक्शन होता था जिसे बिस्मिल्लाह खानी कहते हैं, और इसमें बच्चे को फिर स्कूल मकतब में डाला जाता था। तो ये कब होता था? जब बच्चे 4 years 4 months and 4 days ओल्ड होता था। ह्यूज होना चाहिए था, 4 साल 4 महीने 4 दिन का जब बच्चा होता था तो उसका बिस्मिल्लाह खानी करके उसे मकतब में डाला जाता था। द कॉल चाइल्ड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द मौलवी, ये प्रेजेंट जो होते थे बच्चे को मौलवी के सामने प्रेजेंट करते थे। न्यू अटायर, नए कपड़े पहनकर बच्चा मौलवी के सामने प्रस्तुत होता था। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल रिलेटिव, घर के सारे रिलेटिव्स भी होते थे, सबके साथ सामने वो मौलवी के सामने बच्चे को लाया जाता था। मौलवी यूज्ड टू रीड आयत्स ऑफ होली कुरान, और मौलवी जो था वो कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ता था। एंड चाइल्ड हैड टू रिपीट इट, एंड बच्चा उसको दोहराता था। मतलब बच्चे को तैयार करके मौलवी के सामने लाया जाता था, घर के सारे रिलेटिव्स वहां मौजूद होते थे, और उसके बाद मौलवी कुरान की होली कुरान की आयतें पढ़ते थे और बच्चे को उसे दोहराना होता था। एक तो चाइल्ड को अनएबल टू रिपीट, तो अगर बच्चा नहीं रिपीट कर पाता, क्योंकि 4 साल का बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, तो देन ही हैड टू से ओनली बिस्मिल्लाह, तब उसको केवल बिस्मिल्लाह कर देने से भी उसका ये रिचुअल संपन्न हो जाता था।
Other centers of primary education were खानकाह and दरगाह। जो प्राइमरी एजुकेशन के और भी जो सेंटर होते थे उन्हें खानकाह या दरगाह कहा जाता था। मकतब में करिकुलम क्या होता था, पढ़ाने का क्या करिकुलम था, तो इन मकतब स्टूडेंट्स वर टॉट 3 आवर्स, 3 आवर्स सिखाया जाता था, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। 3 आवर बेसिक है, हम लोग सब जगह हर शिक्षा में 3 आवर पे जोर दिया जाता है। मकतब में भी बच्चों को 3 आवर्स सिखाया जाता था, जिसका मतलब होता था लिखना, पढ़ना और अंकगणित। काम शुरुआत का जो अंकगणित होता है जोड़ना घटाना। एट फर्स्ट दे हैड टॉट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, सबसे पहले उन्हें अल्फाबेट के लेटर्स सिखाए जाते थे। Students had to learn by heart those portions of Quran that would be necessary to perform their religious duties। और फिर बच्चों को वो कुरान का वो पोर्शन को दिल से याद करना पड़ता था, मन लगाकर याद करना पड़ता था, जो कि उनके रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते थे। मतलब रोज की जो धार्मिक अनुष्ठान या कर्तव्य होते थे उसको पूरा करने के लिए जो चीजें जाननी होती थी उन्हें उसको ध्यान से पढ़ना होता था। इट वॉज नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड मेमोराइजेशन वेयर एम्फसाइज्ड। ये था कि सारा अर्थ समझ में आए ये जरूरी नहीं था, लेकिन ज्यादा जोर किस पर दिया जाता था, उच्चारण पर, और उसको याद करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। वर्ड्स को याद करना और उनका सही उच्चारण करना, इस पर बहुत जोर दिया जाता था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उर्दू और मुस्लिम शिक्षा वालों के उच्चारण और शब्दों का प्रयोग बहुत सही होता है, बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स वे टॉट ग्रामर पढ़ाया जाता था, पर्शियन, अरेबिक एंड उर्दू पढ़ाया जाता था। स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू गुड हैंड राइटिंग, अच्छी राइटिंग पर भी जोर दिया जाता था। तो क्या क्या चीज पर जोर दिया जाता था उनको, प्रोनाउंसिएशन, मेमोराइजेशन, अच्छी राइटिंग, arithmetic, conversation, poetry, good manners were included in the curriculum। क्या क्या चीज करिकुलम में था, बातचीत करने का तरीका, अरिथमेटिक और पोएट्री, कविता भी थी, और गुड मैनर्स को भी सिखाया जाता था। गुलिस्तान एंड सादी's famous book बोस्टन was described। गुलिस्तान और सादी की मशहूर पुस्तक बोस्टन के लिए प्रेस्क्राइब होती थी टेक्स्ट बुक की तरह। फॉर मोरल एजुकेशन में नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी, और उस नैतिक शिक्षा की किताब का नाम था बोस्टन, जो कि गुलिस्तान और सादी की लिखी हुई थी। चिल्ड्रन ऑफ रिच पीपल गेट एजुकेशन फ्रॉम होम ट्यूटर्स। जो बच्चे धनी घर के होते थे, रईस होते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके घर पे होती थी और उन्हें ट्यूटर आकर पढ़ाते थे। टीचिंग मेथड, मकतब में टीचिंग मेथड क्या था, किस मेथड से टीचर्स पढ़ाते थे। इन मकतब टीचिंग मेथड वाज डायरेक्ट एंड ओरल, मतलब कि मौखिक पढ़ाया जाता था और डायरेक्ट पढ़ाया जाता था। मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग वाज मेन फैक्टर ऑफ टीचिंग मेथड। उन्हें बच्चों को याद करने और रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। टीचिंग मेथड यही था कि बच्चों को रटवा कर याद कराया जाता था। चिल्ड्रन यूज्ड डूडल पीस फॉर राइटिंग इनिशियली एंड आफ्टर प्रैक्टिस दे राइट ऑन पेपर्स। पहले उन्हें लकड़ी के तख्ते पर लिखना होता था, और जब वो लिखना सीख जाते थे तब उन्हें पेपर पर लिखने को दिया जाता था। हायर एजुकेशन में क्या होता है, हायर एजुकेशन की क्या व्यवस्था थी। द सेंटर फॉर हायर एजुकेशन इज कॉल्ड मदरसा। प्राइमरी के लिए क्या था, मकतब, और हायर एजुकेशन के लिए जो जगह थी उसे मदरसा कहते थे। द वर्ड मदरसा इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड दार्स व्हिच मींस लेक्चर। मदरसा का जो वर्ड है वो अरबी के दार्स वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लेक्चर, व्याख्यान। दिस वाज द प्लेस, thus it was the place where lecture is given। So मदरसा एक ऐसी जगह होती थी जहाँ व्याख्यान दिए जाते थे, लेक्चर दिए जाते थे। A madrasa was an educational institution which imparted higher education, especially Islamic। मदरसा हायर एजुकेशन था और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उच्च शिक्षा दी जाती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन, स्टूडेंट्स जब प्राइमरी शिक्षा खत्म कर लेते थे तब वो मदरसा जाते थे। सेंटर्स फॉर हायर लर्निंग, मदरसा कहाँ कहाँ था, कंट्री में सब जगह फैला हुआ था। उसमें सबसे प्रमुख थे आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लाहौर, सियालकोट, मुर्शिदाबाद।
के जो मदरसा थे वो बहुत फेमस थे, ये हायर लर्निंग के सेंटर थे। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो स्टडी हियर, दूसरे दूसरे मुस्लिम देशों से भी छात्र आकर यहाँ अध्ययन करते थे। Institutions of higher learning were established in principal cities जो मुख्य शहर थे वहां पर जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वहां पर स्पेशलाइज्ड स्कॉलर्स होते थे जो कि इन गुड नंबर्स बीइंग अवेलेबल देयर ओनली। यहाँ पर टाइपो एरर है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL होगा, ठीक है, क्योंकि ये PPT है इसलिए चेंज नहीं हो पाएगा इसमें। करिकुलम वॉज बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर। ऐसा नहीं था कि करिकुलम के धार्मिक चीजें ही पढ़ाई जाती थी, करिकुलम में धार्मिक चीजें भी पढ़ाई जाती थी और ये सेकुलर चीजें भी, धर्मनिरपेक्ष चीजें भी पढ़ाई जाती थी। पीरियड ऑफ हायर एजुकेशन वॉज 10 to 12 years, 10 से 12 साल हायर एजुकेशन का समय था। द करिकुलम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो करिकुलम जो था वो 2 हिस्सों में बटा था। पहला था रिलीजियस एजुकेशन जिसमें कि कुरान, इस्लामिक लॉ और सूफीज्म का गहराई से गहन अध्ययन किया जाता था, और दूसरा था वर्ल्डली एजुकेशन। पहला रिलीजियस एजुकेशन जिसमें कुरान, इस्लामिक और सूफीज के बारे में पढ़ाया जाता था, और दूसरा था वर्ल्डली एजुकेशन जिसमें कि लिटरेचर, लॉजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, अरिथमेटिक, एग्रीकल्चर, मेडिसिन सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। ऑल सब्जेक्ट्स वर नॉट टॉट इन ऑल मदरसा, सभी मदरसा में सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे। कभी कभी हर मदरसा में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे पोएट्री और म्यूजिक दिल्ली में पढ़ाए जाते थे, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सियालकोट में पढ़ाए जाते थे। कुछ मदरसा में हॉस्टल होते थे और उनसे अटैच्ड, और जहाँ पर बच्चों को फ्री रहने का और खाने की व्यवस्था होती थी। फ्री लॉजिंग एंड फ्री बोर्डिंग होता था। इन सम बिग टाउन्स लाइक गोपुरम और अवध, आगरा, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, देयर वेर अरेंजमेंट फॉर एडवांस सब्जेक्ट भी पढ़ने की व्यवस्था थी इन जगहों पे। टीचिंग का मेथड क्या था, किस मेथड से पढ़ाई जाती थी? तो द मेथड ऑफ टीचिंग वाज ओरल इन हायर एजुकेशन। टीचर्स यूज लेक्चर मेथड, वहां लेक्चर मेथड का प्रयोग होता था। शिक्षक लेक्चर देते थे और बच्चे उनको सुनकर याद करते थे। देयर वाज अ मॉनिटोरियल सिस्टम इन द क्लास। मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब है कि जो क्लास में अच्छा करता था उस बच्चे को क्लास का चार्ज दिया जाता था, और वो भी बच्चों को संभालता था या पढ़ाता था। द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड वेर यूज्ड फॉर टीचिंग रिलीजन, फिलॉसफी, लॉजिक एंड पॉलिटिकल साइंस। इंडक्टिव मेथड में क्या होता था कि एक एक एस्पेक्ट को देखकर फिर रूल बनाया जाता था, या एक एक चीज को अध्ययन करके एनालिसिस करके सिंथेसिस किया जाता था, जिसमें कि लॉ बनता था, जनरल लॉ। डिडक्टिव में क्या होता था, पहले लॉ बता दिया जाता था, फिर उसको एक एक केस पर स्टडी किया जाता था। तो रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने के लिए आगमन और निगमन विधि का प्रयोग होता था। देयर वाज अ प्रॉपर यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग, और प्रैक्टिकल टीचिंग म्यूजिक के लिए, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग और मेडिकल साइंस के लिए होता था। वहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस भी होते थे। आपको तो पता ही है कि मुस्लिम पीरियड का हैंडीक्राफ्ट और ड्राइंग और स्कल्पचर ये सब चीज बहुत डेवलप था। स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए इंकरेज किया जाता था। प्रॉब्लम्स वर सॉल्व बाय टीचर्स, टीचर्स उनको हेल्प करते थे। राइटिंग वाज मोर प्रेफर्ड देन रीडिंग, यहाँ पर भी एक टाइपो एरर है, यहाँ डबल आर होगा। तो रीडिंग से ज्यादा राइटिंग को प्रेफर किया जाता था। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज पर्शियन बिकॉज देयर वाज पर्शियन में पढ़ाई होती थी, क्योंकि कोर्ट का लैंग्वेज, राजा के दरबार का लैंग्वेज पर्शियन था, इसलिए शिक्षा पर्शियन में दी जाती थी ताकि राज दरबार में नौकरी मिल सके।
For getting royal job, Arabic was compulsory for Muslims. मुस्लिम्स को अरबी पढ़ना जरूरी होता था. हिंदू को अपनी रिलीजियस बुक पढ़ने की छूट थी, वो पढ़ सकते थे. There were no definite system of examination. वहाँ एग्जामिनेशन का कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी. Teachers gave right to higher education by evaluation. मतलब बच्चों को इवैल्यूएशन मूल्यांकन करके टीचर प्रमोट करते थे हायर क्लास में. एग्जाम नहीं देना होता था, बल्कि साल भर में या जितने समय में जो पढ़ाई होती थी टीचर ऑब्जर्व करते थे उनके पढ़ाई को, उनके व्यवहार को, उसके बाद उनको प्रमोट करते थे. ऑल स्टूडेंट्स वर नॉट कन्फर्ड डिग्रीज बट स्टूडेंट्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर वर गिवन. सब स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन जिनमें एक्स्ट्रा टैलेंट होता था, एक्स्ट्रा कैलिबर होता था, उनको डिग्री दी जाती थी. और डिग्री किस तरह का डिग्री होता था? तो उन्हें काबिल डिग्री दी जाती थी. लिटरेचर में जो बहुत अच्छा करते थे उन्हें काबिल, आलिम, रिलीजन में जो अच्छा करते थे उन्हें आलिम, और फाजिल जो फिलोसफी और लॉजिक में अच्छा परफॉर्म करते थे उन्हें फाजिल की डिग्री. तो ये आपको याद रखना होगा, काबिल फॉर लिटरेचर, आलिम फॉर रिलीजन एंड फाजिल फॉर फिलोसफी एंड लॉजिक. ये किसी स्पेशल फंक्शन में ऑर्गेनाइज करके ये डिग्री उन्हें प्रदान की जाती थी. वुमेन्स एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. मुस्लिम टाइम में पर्दा सिस्टम था, तो केवल छोटी लड़कियों को अलाउ था कि वो एजुकेशन मकतब में जाकर प्राप्त कर सके, मकतब में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी. लेकिन हायर एजुकेशन महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, बिकॉज स्टेट हैड नॉट कोई भी सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर लेडीज नहीं बनाया था. लोअर क्लास के वुमेन को शिक्षा नहीं मिलती थी. दे हैव टू फॉरगो द एजुकेशन. रिच क्लास वुमेन एजुकेशन वर अरेंज्ड. जो धनी वर्ग की महिलाएं होती थी उनकी शिक्षा की व्यवस्था धनी होती थी, या तो उन्हें मकतब जाते थे या ऐसे मदरसे में वो जाकर शिक्षा ग्रहण कर पाती थी जो केवल महिलाओं के द्वारा चलाया जाए. दे लर्न रिलीजन, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स. बहुत सारे फाइन आर्ट्स को भी वो सीखती थी. फेमस एजुकेटेड लेडीज उस समय की थी रजिया सुल्तान, चांद सुल्ताना, गुलबदन बेगम हु हैड रिटन हुमायूनामा, नूर जहां, बेनिसा मालवा, गियासुद्दीन तुगलक हैड एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा एट सहारनपुर फॉर वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस. सबसे पहले महिलाओं के लिए एक मदरसा की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने मालवा का जो रूलर था उसने सहारनपुर में स्टैब्लिश किया था. इवन दो वुमेन एजुकेशन मदरसा बनने के बाद भी महिलाओं की शिक्षा का स्थिति पुअर थी. इसके बाद कि मुस्लिम रूलर्स जो थे वो वोकेशनल एजुकेशन में बहुत किसी न किसी तरह से इंटरेस्टेड थे, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन उस समय डेवलप था. उसमें कौन सा वोकेशनल एजुकेशन? व्यावसायिक शिक्षा थी. पहला था मिलिट्री एजुकेशन. इसमें क्या था कि द एम ऑफ ऑल मुस्लिम रूलर्स वाज टू मेक देयर किंगडम स्ट्रांग एंड परमानेंट, सो दे स्ट्रेस्ड ऑन मिलिट्री एजुकेशन. क्योंकि अपने राज्य को मजबूत करना चाहते थे सारे शासक, और परमानेंट स्थायी बनाने के लिए मिलिट्री एजुकेशन को उन्होंने परमानेंट इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था. और ये राजा के राजकुमारों के लिए, राजा रजवाड़ों के लिए अलग होता था, और ऑर्डिनरी पीपल के लिए अलग तरह का मिलिट्री एजुकेशन होता था. और जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स होते थे, उन्हें एरो और स्पेयर्स से, भाले से ट्रेनिंग दी जाती थी. फाइटिंग, सीटिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स एंड फोर्टिफाइंग. उन्हें घोड़े पर बैठ के लड़ाई करना, हाथी पे बैठ के लड़ाई करना और किलाबंदी करना सिखाया जाता था. They were also trained for shooting. बंदूक चलाना भी सिखाया जाता था. Princes were trained to coordinate, organize and to lead the military along with above mentioned training. राजकुमारों को भी वो सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, घोड़ा, हाथी, शूटिंग और किलाबंदी की. लेकिन इसके साथ साथ उन्हें सारी लड़ाई को कोऑर्डिनेट करने का, युद्ध को कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करने की ट्रेनिंग दी जाती थी. किस तरह से युद्ध को लीड करना है, कैसे लोग सोल्जर्स को आगे बढ़ाना है, ये सब सिखाया जाता था. द एजुकेशन वाज provided by experienced military men. Muslim rulers did not believe Hindus because they were foreigners or
ऑफ डिफरेंट रिलीजन। जो मुस्लिम रूलर्स थे वो हिंदुओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वो बाहर से आए थे और ये उनका धर्म भी अलग था। मेडिकल एजुकेशन। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन, संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो संस्कृत किताबों का ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया ताकि सभी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। मेडिकल एजुकेशन मदरसा में दिया जाता था जिसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस आगरा और रामपुर में बने थे। एजुकेशन इन हैंडीक्राफ्ट। बहुत सारे मुस्लिम जो शासक थे वो अपना टाइम लग्जरी में बिताते थे और उनको इससे क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, वुडन, एलिफेंट टस्क, हाथी दांत का काम, सिल्क, मलमल, कर्टन्स, ज्वेलरी, ये सब के काम पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इसका बहुत विकास हुआ। There were thousands of workshops where boys were trained. और इसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स उन्होंने बनवाए और चलवाए जिसमें कि बच्चों लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी आर्ट और क्राफ्ट की। फाइन आर्ट की भी शिक्षा दी जाती थी। उनका एस्थेटिक सेंस, जो भी मुस्लिम शासक थे और मुस्लिम रूलर्स है, वंडरफुल एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य का बहुत उनका ज्ञान था, सौंदर्य की परख थी। तो वो ब्यूटी, अपने महल के ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए वो फाइन आर्ट का डेवलपमेंट किया और अपने महल को बहुत अच्छे से मेहराब बना के डिजाइन कर और उसके अलावा पेंटिंग, ये सारी चीजों से डेकोरेट कराया। म्यूजिक, ड्राइंग एंड डांस वेर टॉट बाय एक्सपर्ट्स। अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर खानकाह, एलिमेंट्री एजुकेशन, मैंने पहले हम लोग पढ़े, खानकाह में एलिमेंट्री प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी। और कहा दिया जाता था मकतब में। केवल मुस्लिम चिल्ड्रन को खानकाह में शिक्षा दी जाती थी। इसका जो खर्च होता था वो चैरिटी से मैनेज होता था। दरगाह भी खानकाह की तरह होते थे और चैरिटी से मैनेज होते थे और यहाँ मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। कुरान स्कूल में केवल कुरान पढ़ाई होती थी। ये स्कूल मॉस्क से जुड़े होते थे, मस्जिद से जुड़े होते थे। पर्शियन स्कूल में क्या होता था, हिंदू मुस्लिम दोनों को जो कि सरकारी नौकरी पाना चाहते थे उन्हें पर्शियन एजुकेशन दिया जाता था। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों प्रवेश ले सकते थे। They can take admission and get Persian education. Here students were taught poetry of Saadi and Hafiz and मुस्लिम कल्चर के बारे में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ जो शिक्षा का स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था। पर्शियन कुरान स्कूल, यहाँ पर्शियन एंड कुरान दोनों पढ़ाई होती थी। फिर अरेबिक स्कूल में क्या उसका मेन एम था कि ऐसे लर्निंग पीपल को बनाना जो लिटरेचर और अरबी जानते हों और इस एजुकेशन का भी स्टैंडर्ड बहुत हाई था। तो इस एजुकेशन की विशेषता क्या है, मेडिएवल जिससे कहते हैं मुगलकालीन मध्यकालीन शिक्षा की। पहला था कि यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता था क्योंकि मुस्लिम जो थे वो रीबर्थ को विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन का एम क्या था, उनके एजुकेशन का कि मनुष्य को ऐसा तैयार करना, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देना होता था। तो उन्हें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मिलिट्री एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट को जोड़ दिया क्योंकि वो रीबर्थ को विश्वास नहीं करते थे। फ्री एजुकेशन, मकतब और मदरसा का एजुकेशन फ्री था जिसमें कि रहने और खाने की व्यवस्था भी फ्री थी। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, वहां पर पर्सनल कॉन्टेक्ट होता था, टीचर और स्टूडेंट के बीच पर्सनल कॉन्टैक्ट होता था और टीचर स्टूडेंट्स के साथ रहते थे। मॉनिटरिंग सिस्टम था, यहाँ एबल स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस हेल्प टीचर बाय टेकिंग क्लासेस। तो वो लोअर क्लासेस को लेते थे, टीचर को हेल्प करते थे, जहाँ पर हायर क्लास के स्टूडेंट्स और मोर एबल स्टूडेंट्स जो होते थे। स्टेटस ऑफ टीचर हाई था, टीचर्स का पोजीशन बहुत हाई था। देयर emoluments were very small but they command universal respect and confidence. उनको भले ही कम ये मिलता था सैलरी बट उनका रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता था। टीचर पीपल रिलेशनशिप जो था तो टीचर का रिलेशनशिप होता था वो बहुत रेस्पेक्टफुल होता था। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। they obey their teachers, their teachers love their students as their son and guide them through praise and punishment.
टीचर्स बच्चों को अपने बच्चे की तरह रखते थे और डांटते भी थे और प्यार भी करते थे। पैटर्निंग ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन जो था वो मुस्लिम एजुकेशन फ्री था और इसका खर्च कौन उठाता था? राज्य और सरकार। इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन में एजुकेशन को बहुत, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। वो इसे इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य मानते थे, क्योंकि उनका कहना था 3 कारण से वो शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। पहला था इट वाज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू गेट नॉलेज ऑफ कुरान, की सबकी ड्यूटी है कि वो कुरान का ज्ञान प्राप्त करें, इसके लिए एजुकेशन मस्ट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, द स्टूडेंट हु सर्चेस फॉर नॉलेज अल्लाह गिव्स हिम हाई प्लेसेस इन जन्नत। उनका मानना था कि जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे अल्लाह जन्नत देता है, जन्नत में बहुत हाई प्लेस देता है। He who acquires knowledge performs act of piety, speaks praise of the Lord and adores God. नॉलेज जिसे हो जाता है वो पवित्र जीवन जीता है, भगवान का प्रेज करते हैं और ईश्वर से प्रेम करता है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल यूनिटी, when Sikandar Lodi removed the restriction on entry of Hindus in Maktab and Madrasa, then caste barrier removed and cultural unity enhanced. सिकंदर लोदी जब आए तो पहले मकतब में हिंदू बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन सिकंदर लोदी ने ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे जा सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि क्या कास्ट बैरियर खत्म हो गया और कल्चरल यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी से कल्चर का विकास हुआ। एनकरेजमेंट टू लैंग्वेज एंड साइंसेज, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री स्टार्टेड। उसके बाद राज तरंगिणी ऑफ कलमन, अकबरनामा ऑफ अबुल फजल, ये सारी चीजें आई लिखे गए जिसमें कि हिस्ट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आया। सिंथेसिस ऑफ रिलीजन एंड सेकुलर एजुकेशन, लर्निंग ऑफ आयत्स ऑफ कुरान अलोंग विद सब्जेक्ट्स यूजफुल फॉर लाइफ लाइक अरिथमेटिक, ग्रामर, लेटर राइटिंग, ये सारे सिखाए गए और साथ साथ आयतें भी पढ़ाई गई। लेकिन मुस्लिम एजुकेशन का कुछ डिमेरिट भी है। इसमें क्या है कि वुमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज जो था यहाँ का मेन, उसको नेग्लेक्ट किया गया। फिर है लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन एजुकेशन, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता नहीं थी, सबके लिए शिक्षा नहीं थी, सीवियर कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता था, शारीरिक दंड दिया जाता था छात्रों को, और स्टूडेंट्स का लव फॉर लग्जरी था, क्योंकि वहां पर क्या था कि रिवर्ट तो नहीं सोचना था, इसलिए लाइफ को जीने के लिए इसमें शिक्षा दी जाती थी कि फुल एंजॉयमेंट, नॉन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, बेसिक एंड नॉन क्रिएटिव एजुकेशन, बुकिश नॉलेज इसमें ज्यादा था। इस तरह से हम देख रहे कि ये मुस्लिम एजुकेशन की विशेषताएं हमने पढ़ लिया, ये आप इसे ध्यान रखेंगे, आपके काम आएगा। थैंक यू।